अभिषेक के चेहरे पर मौत का तांडव देख बाबू के आदमी अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगे, लेकिन अभिषेक उन्हें इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। उसने फिर से निशाना साधा और भागते हुए गुंडों के दूसरे घुटने पर भी गोली चला दी। वे चीखते हुए वहीं जमीन पर ढेर हो गए। अभिषेक तेजी से अंदर कमरे की तरफ बढ़ा। वहां बाबू नशे की हालत में पड़ा हुआ था। उसे देखते ही अभिषेक का खून खौल उठा। उसे यकीन हो गया कि मीरा की इस हालत का जिम्मेदार यही दरिंदा है। अभिषेक ने अपनी गन बाबू के माथे पर टिका दी और दहाड़ते हुए बोला, बोल, मीरा कहाँ है? मुझे पता है तूने ही उसे अगवा किया है। बाबू उस हालत में भी कमीनों की तरह हंसने लगा और बोला, तेरी मीरा तो कब की परलोक सिधार गई, और वैसे भी तेरा उससे क्या रिश्ता है जो तू इतना फड़फड़ा रहा है? पता नहीं पहले भी वो कितनों के साथ सोई होगी। आज तो हम सब ने उसे मिलकर जी भर के नोचा है। अब वो तेरे किस काम की? इतना सुनते ही अभिषेक के सब्र का बांध टूट गया। उसने बिना कुछ सोचे समझे बंदूक की नली बाबू के मुंह के अंदर घुसाई और ट्रिगर दबा दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और बाबू का खेल खत्म हो गया। पास खड़े हुए एक और गुंडे की रूह कांप गई। वो हकलाते हुए बोला, तू 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 जानता नहीं है तूने किस पर हाथ उठाया? हम 2 दिन पहले ही जेल से। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, अभिषेक ने उसकी छाती के बीचों बीच गोली मार दी। इसके बाद उसने वहां पड़े सभी हथियारों को अपने कब्जे में ले लिया और बचे हुए गुंडों को रस्सियों से जकड़ दिया। उसने गरज कर पूछा, आखिरी बार पूछ रहा हूं, मीरा कहाँ है? एक घायल गुंडे ने कांपते हाथों से अंदर वाले कमरे की ओर इशारा किया। अभिषेक पागलों की तरह उस तरफ भागा। अंदर का मंजर देख अभिषेक के पैरों तले जमीन खिसक गई। मीरा लहूलुहान हालत में पड़ी थी। उसके शरीर पर एक कपड़ा तक नहीं था और पैरों के बीच से खून बह रहा था। वो जिंदा थी या मर गई, कुछ पता नहीं चल रहा था। अभिषेक भागकर उसके पास पहुंचा और उसे झकझोरते हुए रोने लगा। वो बदहवास होकर बोला, मीरा 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 आंखें खोल, खुदा के वास्ते उठ जा, ये सब मेरी ही गलती है। मुझे तुझे अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए था। सॉरी मीरा, आई एम रियली सॉरी। उसने मीरा को उठाने की कोशिश की, पर वो बेजान पड़ी रही। उस पर कई दरिंदों ने हमला किया था। अब शायद उसमें सिर्फ आखिरी सांसें ही बची थी। अभिषेक ने तुरंत एम्बुलेंस को फोन किया और अपने एक पुलिस दोस्त को भी इत्तला की। उसने पास पड़ी मीरा की साड़ी उठाई और उसे ढक दिया। वो उसे होश में लाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, लेकिन सब बेकार था। अभिषेक अपनी माँ की मौत पर रोया था और आज मीरा की ये हालत देखकर उसका कलेजा फटा जा रहा था। कुछ ही देर में उसका दोस्त सर्वेश्वर वहां पहुंच गया। अभिषेक को फूट फूट कर रोते देख उसने पूछा, भाई भाई तू इस तरह क्यों टूट रहा है? अभिषेक ने रोते हुए मीरा की तरफ इशारा किया और बस इतना ही कह पाया, मेरी मीरा है ये। सर्वेश्वर ने उसे संभाला। अभिषेक ने अपने आंसू पोंछे और पूछा, सर्वेश्वर क्या एम्बुलेंस आ गई? हमें तुरंत इसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। सर्वेश्वर ने सिर हिलाया। हाँ भाई, एम्बुलेंस बाहर खड़ी है। अभिषेक ने कांपते हाथों से मीरा को अपनी बाहों में उठाया। उसके हाथ मीरा के खून से लाल हो चुके थे। उसने उसे एम्बुलेंस के स्ट्रेचर पर लेटाया और खुद भी अंदर बैठ गया। जाते जाते उसने सर्वेश्वर से कहा, सर्वेश्वर, इन कुत्तों को पुलिस स्टेशन मत ले जाना। मेरा जो प्राइवेट गोदाम है वहां ले जाकर इन्हें बांध दे। मैंने यहाँ 2 को मार दिया है, उनकी लाशें भी ठिकाने लगा देना। ये बात बाहर किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अभिषेक ने मन ही मन उन दरिंदों के लिए मौत से भी बदतर सजा तय कर ली थी। एम्बुलेंस में वो मीरा का हाथ पकड़ के उससे बातें करने लगा। वो चाहता था कि मीरा बस एक बार आंखें खोल दे। बेहोशी में भी मीरा ने अभिषेक का हाथ मजबूती से थाम लिया था। अभिषेक की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बड़बड़ा रहा था, सॉरी मीरा, सॉरी, मैं गुनहगार हूँ तुम्हारा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ, पर तुम मुझे चाहिए मीरा, सिर्फ मेरी बनकर। मैंने अपनी जिंदगी में जिसे चाहा उसे खो दिया, पर तुम्हें नहीं खोना चाहता। मुझे पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ चाहिए। अभिषेक अनजाने में अपने प्यार का इजहार कर रहा था। मीरा की बंद आंखों के कोनों से भी आंसू ढलक आए। अभिषेक की हालत ऐसी थी जैसे उसके खुद के हाथ पांव सुन्न पड़ गए हों।
दूसरी तरफ कमिश्नर ने सीता को बताया, ये मिस्टर समीर मल्होत्रा आईपीएस हैं। पिछले 5 साल से ये अंडरकवर मिशन पर हैं। दुनिया के लिए ये एक बड़े बिजनेसमैन हैं, पर असल में ये देश के गद्दारों का सफाया करने वाले जाबाज ऑफिसर हैं। सीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने हैरानी से पूछा, क्या सर, क्या आप सच कह रहे हैं? कमिश्नर मुस्कुराए, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा, और ये राज मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि समीर को आप पर पूरा भरोसा है। जैसे जैसे हम अपने मिशन के करीब पहुंचेंगे, खतरा बढ़ेगा। समीर के करीब इस वक्त सिर्फ आप ही हैं, इसलिए आपको भी सावधान रहना होगा। विष्णु ने बीच में टोकते हुए कहा, उसकी चिंता आप मत कीजिए सर। आर्यन के लिए मैंने सिक्योरिटी लगा दी है और सीता पर नजर रखने के लिए भी मेरा एक गार्ड तैनात है। सीता ने मेरी जान बचाई है, उनके लिए इतना करना तो मेरा फर्ज है। विष्णु ने फिर सीता की तरफ मुड़कर बड़े अदब से देखा। सीता मैडम, आज आर्यन के स्कूल की छुट्टी है तो आप घर जाइए, पर प्लीज आर्यन को इस बारे में कुछ मत बताइएगा। कमिश्नर उसकी शालीनता देख दंग रह गए। वे विष्णु से कुछ निजी बातें करना चाहते थे, इसलिए विष्णु ने सीता को जाने का इशारा किया। जाते जाते सीता ने बहुत ही सम्मान के साथ कहा, सर मैं घर से आपके लिए खाना बना कर लाऊंगी, आप होटल से कुछ भी ऑर्डर मत कीजिएगा। ये सुनकर विष्णु को शरारत सूझी। उसने कमिश्नर की मौजूदगी की परवाह किए बिना कहा, अरे सीता, ये सर और इतनी इज्जत। पहले भी तुम मुझे सर कहती थी, पर तब उसमें इतनी मिठास नहीं थी। पर क्या ये इज्जत मुझे मेरी नई पोस्टिंग की वजह से मिल रही है? सीता ने उसकी बात अनसुनी कर दी और कमिश्नर से विदा लेकर अपनी कार की तरफ बढ़ गई। वो तुरंत कृपा से मिलकर बात करना चाहती थी, पर उसे पता चला कि वो किसी काम से जल्दी निकल गई है। कार चलाते वक्त उसने रियर व्यू मिरर में देखा कि एक कार उसका पीछा कर रही थी। उसे समझ आ गया कि ये विष्णु का गार्ड है। उसे अपनी पुरानी बातों पर पछतावा हो रहा था कि उसने विष्णु को कितना भला बुरा कहा था, जबकि वो आज भी उसके परिवार की इतनी फिक्र कर रहा है। इधर कमरे में अब सिर्फ विष्णु और कमिश्नर थे। कमिश्नर ने पूछा, बताओ समीर, इस मिशन में और क्या क्या राज दफन है? विष्णु ने तफ्तीश की फाइल खोलते हुए बताया, सर इस अस्पताल के पुराने मैनेजमेंट में कोई कमी नहीं थी। अस्पताल का मालिक विदेश में रहता है, जिसका फायदा उठाकर यहाँ के कुछ भ्रष्ट लोगों ने इसे गुनाहों का अड्डा बना लिया है। ये लोग 14-15 साल की बच्चियों के एग्स चुराते हैं और मरीजों के अंग निकालकर अवैध रूप से बेचते हैं। मुझे इसके कई सबूत मिले हैं। जैसे ही मैंने गहराई से छानबीन शुरू की, किसी को भनक लग गई और मुझ पर हमला करवा दिया। मैं पहले से ही अलर्ट था, इसलिए बच गया। वे दोनों केस की बारीकियों पर लंबी चर्चा करने लगे। इधर रास्ते में कार चलाते हुए सीता एक सिग्नल पर रुकी। वहां एक बोर्ड पर लिखा था, चमत्कार जल्द ही होगा। पहले जब वो इस बोर्ड को देखती थी तो उसे चिढ़ होती थी, लेकिन आज उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसका दिल इसलिए नहीं बदला था कि विष्णु एक बड़ा ऑफिसर है, बल्कि उसका दिल तो उसी पल बदल गया था जब कल रात विष्णु उसकी बाहों में बेहोश होकर गिरा था। तब उसे एहसास हुआ कि वो विष्णु के बिना नहीं रह सकती। वो घर पहुंची तो देखा कि आर्यन शांति से सो रहा है। उसने उसके माथे को चूमा तो आर्यन ने नींद में ही कहा, आई लव यू मम्मा। सीता की आंखों के सामने 1 महीने पहले का मंजर घूमने लगा। उसे याद आया कि कैसे पुरानी कड़वाहटों के बाद भी विष्णु उसके साथ उसके घर आया था। अस्पताल से घर लौटने के बाद सीता की आंखों के सामने 1 महीने पहले की यादें किसी फिल्म की तरह घूमने लगी। उस दिन जब समीर ने विवान की बेरहमी से पिटाई की थी तो सीता उससे बेहद खफा हो गई थी। उसने समीर से बात करना बंद कर दिया था। दोनों एक दूसरे से कटे कटे रहने लगे और आखिरकार कैंप खत्म होने का दिन आ गया। कैंप खत्म होते ही सीता अपने कमरे में अपना सामान पैक कर रही थी। तभी समीर वहां आ गया और बोला, सीता, मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूं। सीता ने रुक कर उसे देखा और सवाल किया, मिस्टर समीर, क्या आपको मेरी शर्तें मंजूर हैं? समीर ने बिना पलक झपकाए कहा, हाँ सीता, मुझे सब मंजूर है। सीता की आवाज में एक कड़वाहट थी। वो बोली, लेकिन मुझे मंजूर नहीं है समीर।
अगर मुझे ये नहीं पता होता कि आप कौन हैं तो शायद मैं आपको अपने साथ ले जाती, लेकिन अब जब मुझे पता चल गया है कि आपका अपना एक परिवार है तो मैं आपको उनसे अलग करके कैसे ले जा सकती हूँ। समीर अपनी जिद पर अड़ा था। उसने कहा, लेकिन सीता, मुझे तो अभी भी कुछ भी याद नहीं। सिर्फ ये लोग कह रहे हैं इसलिए मैं यहाँ नहीं रुक सकता। मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगा। ये सुनकर सीता का पारा चढ़ गया। वो चिल्लाई, बस कीजिए समीर, आखिर कब तक आप मुझे धोखा देंगे? जिस दिन आप बेहोश हो गए थे मुझे अच्छे से पता है आपकी याददाश्त वापस आ गई थी, और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप मुझसे ये बात छुपा क्यों रहे हैं। समीर सन्न रह गया। उसने सोचा, इसे सच कैसे पता चला? उसने सीता की आंखों में देखते हुए बड़ी मासूमियत से कहा, सच कहूं सीता, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा। मेरी पुरानी यादों में कुछ भी अच्छा नहीं है। मुझे तो बस तुम्हारे और आर्यन के साथ वक्त बिताना पसंद है। सीता ने उसे झिड़कते हुए कहा, आपको शर्म नहीं आती? अपनी सगी माँ को छोड़कर आप उन लोगों के साथ जाने की बात कर रहे हैं जिनसे आपका रिश्ता अभी चंद दिनों का है। समीर ने धीमे से पूछा, मैंने कब कहा कि वो जरूरी नहीं है? मैं तो बस ये पूछ रहा हूं कि क्या तुम्हारे घर में मेरे लिए कोई जगह है या नहीं। सीता गुस्से में अपना बैग उठाते हुए बोली, आप याददाश्त ना आने का नाटक करके बस मुझसे हमदर्दी जीतना चाहते हैं ताकि हमारे घर में घुस सके। गेट लॉस्ट समीर, आपने आज अपनी बची खुची इज्जत भी खो दी है। समीर ने उसे जाते हुए देखा और पूछा, सीता, अगर तुम्हें सब पता था तो इतने दिनों तक खामोश क्यों रही? सीता रुकी और बिना मुड़े कहा, ये जानकर आप क्या कर लेंगे? अब तो आपको अपना ठिकाना मिल गया है ना मिस्टर समीर। अब हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए और हमारी जिंदगी में दोबारा आने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर सच में हमारे लिए कुछ करना चाहते हैं तो बस आर्यन को इस तरह समझा दीजिए कि मेरा बेटा मेरे साथ खुशी खुशी वापस चले। समीर विवान की तरह नहीं था। वो औरतों और उनकी भावनाओं की कद्र करना जानता था। उसने सीता की बात मानी और आर्यन को बड़े प्यार से समझाया। आर्यन भी समझ गया और उसने समीर को वादा किया कि वो अपनी माँ को कभी दुखी नहीं करेगा। उसके बाद सीता और आर्यन पुणे लौट आए। समीर कुछ दिन मुंबई में ही रुका, लेकिन तभी कमिश्नर ने उसे पुणे के उसी अस्पताल में चल रहे एग ट्रैफिकिंग गैंग को पकड़ने का जिम्मा सौंप दिया। मजबूरी में समीर को अपनी मां राजेश्वरी से झूठ बोलना पड़ा। वो पुणे में एक अस्पताल खरीदने जा रहा है और वो वहीं रहेगा। राजेश्वरी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, समीर, क्या तुझे हमारे साथ रहना पसंद नहीं है? इतने सालों बाद तो तू वापस आया है, अब फिर छोड़कर जा रहा है। समीर ने उनका हाथ थामकर कहा, माँ, सच तो ये है कि मैं सीता और आर्यन के बिना नहीं रह पा रहा। मुझे उनसे लगाव हो गया है। प्लीज माँ, मुझे समझिए। मैं हमेशा के लिए नहीं जा रहा, मैं आता जाता रहूंगा, और अगर कभी सीता का मन बदला तो मैं उसे लेकर यहीं आ जाऊंगा। इस तरह समीर पुणे आ गया और उसने उस मशहूर अस्पताल को खरीद लिया। समीर ने वो अस्पताल सिर्फ सीता के लिए नहीं खरीदा था, बल्कि उसे शक था कि उस अस्पताल का डीन इस तस्करी गैंग से मिला हुआ है। उसने सबूतों के साथ एक रिपोर्ट तैयार कर कमिश्नर को सौंप दी थी। दुनिया की नज़र में वो सिर्फ एक बिजनेसमैन था, लेकिन हकीकत में वो एक जाबाज सीबीआई अंडरकवर ऑफिसर था, आईपीएस अंडरकवर ऑफिसर था। अतीत के यादों से बाहर आते ही सीता को विनायक जी ने टोका, क्या हुआ सीता बेटा, बड़ी खोई खोई सी हो, कोई परेशानी है क्या? सीता हड़बड़ाकर बोली, नहीं पापा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। उसने मुस्कुराकर टाल दिया और पहली बार समीर के लिए अपने हाथों से बड़े चाव से खाना बनाने लगी। दूसरी तरफ विवान दांत पीसते हुए विघ्नेश की पीठ पर बंदूक टिकाए खड़ा था। वो टेस्ट रिपोर्ट के पीछे छिपे सच के बारे में पूछ रहा था। विघ्नेश अपनी आदत से मजबूर होकर मजाक में बोला, भाई तू कितनी भी कोशिश कर ले, मेरा जवाब ना ही होगा। बोल, आगे क्या करना है? विवान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने दहाड़ते हुए कहा, तूने जो रिपोर्ट मुझे दी है उसमें आधा सच है। मुझे पता है तू कुछ छुपा रहा है। चुपचाप सच उगल दे, वरना अच्छा नहीं होगा। विघ्नेश ने ढिठाई से कहा, तू चाहे कुछ भी पूछ ले, उस केस के बारे में इससे ज्यादा बताने को कुछ है ही नहीं। विवान के सब्र का बांध टूट गया।
उसने बिना सोचे समझे गोली चला दी, जो विघ्नेश के हाथों को चीरती हुई निकल गई। खून का फव्वारा फूट पड़ा। विवान ने ठंडे स्वर में कहा, तुझे लगा था यह विवान सिर्फ डराता है? मैं सिर्फ बोलता नहीं हूं बेटा, करके दिखाता हूं। अब मर यहीं। कहकर विवान वहां से निकल गया। विघ्नेश दर्द से कराहते हुए उसे गालियां देने लगा। इससे तो अच्छा होता मेरा कोई दोस्त ही ना होता। इंसान है या हैवान? अच्छा हुआ मेरी बहन इसे छोड़कर चली गई। इसके साथ कोई औरत नहीं रह सकती। विघ्नेश ने तुरंत पुष्कर को फोन लगाया। पुष्कर उस वक्त कृष्णा के साथ किसी बहस में उलझा हुआ था। उसने चिढ़कर फोन उठाया। अब तुझे क्या मुसीबत आन पड़ी? मैं यहां पहले ही एक जंग लड़ रहा हूं। विघ्नेश ने कांपती हुई आवाज में बोला, भाई मैं मौत से लड़ रहा हूं। मैं तुझे लोकेशन भेज रहा हूं, जल्दी एम्बुलेंस भेज दे। पुष्कर हंसते हुए बोला, वाह, हर वक्त तेरा कॉमेडी सर्कस चालू रहता है ना। सुन, तेरा जोक सुनकर मैंने हंसी रोक ली है, अब फोन रख। और उसने फोन काट दिया। विघ्नेश को समझ नहीं आ रहा था कि वो रोए या हंसे। उसने फिर से फोन मिलाया और चिल्लाया, ओए पुष्कर, भगवान की कसम खाकर कह रहा हूं भाई, उस विवान ने मुझे गोली मार दी है। पुष्कर ने फिर मजाक में लिया, क्या? विवान ने तुझे गोली मार दी? फिर तो रेस्ट इन पीस मेरे भाई। तू आशिका की फिक्र मत करना, मैं उसके लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढकर उसकी शादी करा दूंगा, ठीक है? बेचारी कम से कम सुकून से तो रहेगी। ये कहकर उसने फिर फोन काट दिया। विघ्नेश का खून रुक नहीं रहा था। उसने सर पकड़ लिया। कैसे पागल दोस्त मिले हैं मुझे। दोस्त तो क्या, मुझे अपनी बहन का सुहाग समझकर ही रहम कर लेता। विघ्नेश के जमीर ने उसे कोसा। तूने भी तो उसे सच नहीं बताया ना। उसे शक हो गया है कि तू कुछ बड़ा छुपा रहा है, इसलिए उसने तुझे सजा दी। तुझे पता तो है वो साइको है। विघ्नेश ने बड़बड़ाते हुए कहा, उस राक्षस को काबू करने के लिए ही तो मैंने एक खूबसूरत राक्षसी को देश निकाला दिया है। देखते हैं मेरा प्लान कब तक कामयाब होता है। आखिरकार उसने खुद 108 पर कॉल किया। कुछ ही देर में एम्बुलेंस आ गई। अंदर बैठे मेल नर्स ने विघ्नेश के हाथ पर पट्टी बांधने के बजाय लेक्चर देना शुरू कर दिया। सर, हाथ में मामूली चोट के लिए एम्बुलेंस बुला ली, खुद अस्पताल आ जाते। सर्विस फ्री है तो क्या नाजायज फायदा उठाओगे? विघ्नेश ने दांत पीसकर कहा, अभी हो गया नहीं, किसी ने मुझे गोली मारी है। नर्स ने उसे घूरा और बोला, झूठ मत बोलिए सर, अगर गोली चली होती तो अब तक पुलिस यहाँ होती। क्या मुझे बेवकूफ समझा है? खैर, जल्दी अंदर बैठिए। अस्पताल पहुंचकर विघ्नेश को लगा कि कोई उसका इंतजार कर रहा होगा, पर वहां एक परिंदा भी नहीं था। उसने रिसेप्शन पर जाकर अपना डिटेक्टिव आईडी कार्ड दिखाया और कहा कि उसे गोली लगी है, इलाज शुरू करो। रिसेप्शनिस्ट ने बेरुखी से कहा, सर ये पुलिस केस है, आप भले ही डिटेक्टिव हो, लेकिन जब तक पुलिस नहीं आती हम इलाज शुरू नहीं कर सकते।